हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे ऑब्स्टेट्रिक के नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर के बारे में। जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है, उसके बाद उसके इंडिकेशन क्या है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद मेथड्स क्या हैं, कौन कौन से मेथड्स से इंडक्शन ऑफ लेबर के, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके डेफिनेशन के बारे में कि इंडक्शन क्या होता है और ऑगमेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इंडक्शन की बात करते हैं। तो बोला गया इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स इनिशिएशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बाय एनी मेथड, चाहे मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइंड फॉर द पर्पज ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, बेसिकली क्या बोला गया है कि लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब क्या, इनिशिएशन। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन की जब बात करते हैं तो इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे लेबर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हम लोग लेबर को इनिशिएट करवा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। और ये क्यों कराया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी अच्छे से हो सके, इसके लिए हम लोग बेसिकली इंडक्शन करवाते हैं। वहीं पे जब हम लोग ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर की बात करते हैं तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्राइन कंट्रैक्शन। ठीक है, दोनों में देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। जब हम लोग इंडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है डेफिनेशन में, इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हम लोग स्टार्ट करा रहे हैं, तो उसको इंडक्शन बोलते हैं। वहीं पे ऑगमेंटेशन मतलब क्या कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट तो हो गए हैं, लेकिन क्या है, यूट्राइन एडिक्वेट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं। तो इस स्टिमुलेट करने के प्रोसेस को हम लोग ऑगमेंटेशन बोलते हैं। तो augmentation is the process of stimulation of the uterine contraction that has already present but not found to be inadequate। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है लेकिन inadequate है, जिसकी वजह से फीटस क्या हो रहा है, बाहर एक्सपेल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। इसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज इलेक्टिव इंडक्शन। इलेक्टिव इंडक्शन मतलब क्या हुआ, सोच समझ के हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। तो इसका मतलब क्या बोला गया कि इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट एनी एक्सेप्टेबल मेडिकल इंडिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, कोई इंडिकेशन नहीं है, मतलब कि मदर का कोई बॉडी या फिर कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जिससे ये पता चले कि लेबर में जाने वाली है फीमेल, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लेबर इंड्यूस करा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग इलेक्टिव इंडक्शन कहते हैं। बोला गया इट इज़ डन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट एंड द ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, ये किसके बेसिस पे किया जाता है कि अगर पेशेंट को करवाना है तब करते हैं, या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन को कुछ लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्टिव इंडक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजर रिस्क क्या रहता है इलेक्टिव इंडक्शन का, कि यहाँ पे रिस्क रहता है एट्राजोनिक प्रीमैच्योरिटी। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे हो सकता है कि जो फीटस है अभी प्रीमैच्योर हो, या फिर इंक्रीज सिजेरियन डिलीवरी फॉर द फेल्ड इंडक्शन। या फिर हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन तो कर दिए लेकिन अच्छे से इंड्यूस नहीं हुआ, और ऐसी कंडीशन में फीमेल लेबर में तो जा रही है लेकिन फिर भी वहाँ पे फीटस एक्सपेल नहीं आउट आ रहा है, तो जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है और इमरजेंसी में हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्टिव इंडक्शन के बारे में। तो ये तीन चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ द लेबर के बारे में कि कब कब हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं। इंडिकेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर, तो PIH दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन, अगर फीमेल को प्री इक्लेम्सिया या फिर इक्लेम्सिया की कंडीशन है, या फिर मैटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कोई है, जैसे कि फीमेल को डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है, कोई क्रॉनिक रेनल डिजीज है, या फिर फीटस पोस्ट मैच्योरिटी में जा रहा है, अब्रेप्टो प्लासेंटा जैसी कंडीशन है, या फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन फीटस में देखने को मिल रहा है, RH आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन अगर दिख रही है, या फिर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो रहे हैं, फीटस विथ मेजर कंजेनाइटल अनामली लग रही है, या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द फीटस हो चुका हो, या फिर ओलिगोहाइड्रोमनियास या फिर पॉलीहाइड्रोमनियास जैसी कंडीशन हो, या फिर अनस्टेबल लाई हो। ठीक है, आफ्टर द करेक्शन इनटू लॉन्जिट्यूडिनल लाई, फिर भी वहाँ पे क्या अनस्टेबल लाई हो, तो इन सभी कंडीशन में हम लोग वहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। वहीं पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमारा आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एंड द सिफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग इंडक्शन करा भी दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फीटस बाहर नहीं आएगा, ऊपर से फीमेल को और फीटस को डिस्ट्रेस हो जाएगी, फीमेल को ट्रॉमा हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है।
इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन, अगर फीटस जो हमारा ट्रांसवर्स या फिर ऑब्लिक लाई में है तो ऐसे में भी इंडक्शन करा के कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन ही करना पड़ेगा। इसलिए माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन में भी हमें क्या करना है, इंडक्शन नहीं करना है। वहीं पे प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन और हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, प्रीवियस कोई हिस्टेरेक्टोमी किया गया हो या फिर सिजेरियन सेक्शन किया गया हो तो वहाँ पे स्कार रह जाता है, ठीक है, क्या रहता है, यूट्राइन स्कार रह जाता है, जिसके वजह से यूट्राइन रप्चर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो यूट्राइन रप्चर हो गया तो उसके वजह से भी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकती है, तो ऐसे में भी हमें इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना रहता। यूट्रोप्लासेंटल फैक्टर हो गए, जैसे कि अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर प्लासेंटा प्रेविया की कंडीशन है, तो वहाँ पे भी हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं। एक्टिव कोई जोनेटल इन्फेक्शन चल रहा हो या फिर हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी हो विथ फिटल कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कंडीशन में हार्ट डिजीज कोई हो तो ऐसे में क्या होगा, मदर के हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद पेल्विक ट्यूमर हो या फिर अल्डरली प्राइमी ग्रेविडा विद ऑब्स्ट्रक्टिव और द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, तो इन सभी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते। या तो हो सके सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं या तो फिर नॉर्मल लेबर के थ्रू हम लोग वहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ऑगमेंटेशन अगर करना हो तो ऐसे कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डेंजर क्या क्या रहेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर के, तो मैटरनल डेंजर हो सकते हैं या फिर फीटल पे भी वहाँ पे कंडीशन आ सकते हैं। जैसे कि मैटरनल में साइकोलॉजिकल अपसेट मोर सो व्हेन देयर इज अ फेलर एंड द सिजेरियन सेक्शन इज डन, ठीक है, मैटरनल पे क्या होगा, साइकोलॉजिकल अपसेट रहेगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ेगा अगर वहाँ पे क्या हुआ, हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर फेल हो गया और सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा। टेंडेंसी ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर ड्यू टू अबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन हो सकती है अगर अबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो, ठीक है, मतलब कि जैसा हम लोग ने देखा इलेक्टिव सिजेरियन में, इलेक्टिव इंडक्शन में क्या होता है कि अभी हमारा स्टार्ट हुआ नहीं है लेबर आना, फिर भी हम लोग ने क्या कर दिया, वहाँ पे ऑक्सीडेशन के ड्रिप्स दे दिया या फिर इंडक्शन करा दिया, लेकिन अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, जिसकी वजह से फिटल डिस्ट्रेस जैसी भी कंडीशन हो सकती है। इसके बाद इंक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, पेन बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से एनाल्जेसिया ज़्यादा देना पड़ सकता है फीमेल को। इंक्रीज्ड ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या करना पड़ सकता है कि इंडक्शन ऑफ लेबर के साथ साथ हमें फोर्सेप डिलीवरी या फिर वेंटॉस डिलीवरी करवानी पड़ सकती है, या फिर ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन के कंडीशन में हमें सिजेरियन सेक्शन में भी जाना पड़ सकता है। और इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी के चांसेस फीमेल में बढ़ जाते हैं। वहीं पे फीटल में हम लोग ने जैसा देखा कि यहाँ पे एट्राजेनिक प्रीमैच्योरिटी हो सकती है या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, जिसमें हाइपोक्सिया हो सकता है ड्यू टू डिसऑर्डर यूट्राइन एक्शन, यूट्राइन एक्शन अच्छे से नहीं हुआ तो प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है या फिर फीटस पे ऑपरेटिव इंटरफेरेंस ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब कंडीशन, कौन से कंडीशन में हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं, तो बोला गया है कि बिफोर इंडक्शन मस्ट इंश्योर द जेस्टेशनल एंड मैच्योरिटी, लेबर करने से पहले, लेबर इंड्यूस करने से पहले हमें क्या चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है कि हमें जेस्टेशनल एज क्लियर होना चाहिए और दूसरी चीज़ मैच्योरिटी क्लियर होनी चाहिए फीटस की, कि फीचर मैच्योर हुआ है कि नहीं, उसका जेस्टेशनल एज कितना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंश्योर करना है, बी श्योर अबाउट द इंडिकेशन फॉर द इंडिकेशन, हमें पता होना चाहिए कि किस केस में हमें क्या करना है, वहाँ पे इंड्यूस करना है। फिर उसके बाद एक्सक्लूड द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द IOL, दैट इज इंडक्शन ऑफ लेबर के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लेना है। फेटल वेलबीइंग इंश्योर कर लेना है, इंश्योर करना है फेटल जेस्टेशनल एज एंड द एस्टिमेटेड वेज, और बाइसॉप स्कोर हमें देखना चाहिए और वो अप्रोक्सीमेटली 6 से ज़्यादा ही होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे। तो बाइसॉप स्कोर हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर, कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं, तब हम लोग ऐसे प्रेज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे में अगर हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जो प्रेगनेंसी है नियर द टर्म होनी चाहिए या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में इंडक्शन ऑफ लेबर करने पे इजीली वो सक्सेसफुल हो जाता है। प्री इंडक्शन स्कोर, मतलब कि जो हम लोग बाइसॉप स्कोर निकालते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि फेवरेबिलिटी दिखाना चाहिए, ऐसे में ही हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। सेंसिटिविटी ऑफ द यूट्रस, दैट इज पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट इज फेवरेबल, ठीक है, हम लोग सेंसिटिविटी देखते हैं यूट्रस की कि अगर हम लोग ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है हम लोग ने ऑक्सीटोसिन दे दिया लेकिन अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन बिल्ड नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, फिटल डिस्ट्रेस होगा, प्रोलॉन्ग लेबर होगा, तो ऐसे में भी वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद केस प्रोफाइल
फेवरेबल इन पैरस वुमेन इन केस विद द PRM प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो ऐसे में उसका देखना है कि फेवरेबिलिटी है कि नहीं। लेस रिस्पॉन्सिव इन एल्डरली प्राइमरी ग्रेविटी और केसेस विद द प्रोलॉन्ग्ड रिटेंशन ऑफ द डेड फिटस, ऐसे में भी हमें क्या करना है, केस फेवरेबिलिटी देखना है, केस प्रोफाइल फेवरेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना है। पहले से देखना है कि उस फीमेल में पहले किस तरह से लेबर किया गया था या फिर पहले इंडक्शन हुआ है कि नहीं, अगर इंडक्शन किया गया था तो वो प्रोलॉन्ग था कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखना है। फिर सर्वाइकल राइपनिंग चेक करना है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें मेडिएटेड होती है बाय द हार्मोन। इसके अलावा सर्वाइकल राइपनिंग हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो सर्वाइकल राइपनिंग चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली देखते हैं कि अच्छे से डायलेशन हुआ है कि नहीं, सर्वाइकल इफेसमेंट हुआ है कि नहीं, और अगर वो सारी चीज़ें नहीं है तो हम लोग सर्वाइकल राइपनिंग के लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल मेथड्स रहते हैं या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, डायनाप्रोस्टॉन, मेजोप्रोस्टॉल या फिर डायनाप्रोस्ट जैसे ड्रिप्स देते हैं। वहीं पे ऑक्सीटोसिन के भी ड्रिप्स दे सकते हैं, या फिर स्टेरॉयड रिसेप्टर एनागोनिस्ट जैसे कि माइफ्प्रिस्टोन, ओनाप्रिस्टोन या फिर रिलैक्सन का यूज़ कर सकते हैं फॉर द सर्वाइकल राइपनिंग। वहीं पे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में हम लोग स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन करते हैं। स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं, जो मिडवाइफ्स रहते हैं या फिर नर्स रहते हैं वो ग्लव्ड फिंगर को इंसर्ट करते हैं इनटू द सर्विक्स और स्वीप करते हैं इन अ सर्कल में, ताकि वो जो एमनियोटिक सैक है उसको लोअर यूट्राइन वॉल से सेपरेट कर सके, जिसके बाद वहाँ पे क्या होगा, लेबर इंड्यूसिंग प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज देखने को मिलता है। वहीं पे दूसरा एमनियोटॉमी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल डायलेटर्स, बलून कैथेटर्स, इनका यूज़ कर सकते हैं फॉर द सर्वाइकल राइपनिंग। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ सकते हैं, फेवरेबिलिटी, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि इंडक्शन सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं। तो क्या क्या याद रखना है, एक तो जेस्टेशन क्लियर होना चाहिए, बेसॉप्स स्कोर अच्छा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेना चाहिए, और उसके बाद सर्वाइकल राइपनिंग चेक कर लेना है। अब बात करते हैं बिशॉप स्कोर के बारे में। तो प्री इंडक्शन बिशॉप स्कोर किस तरह से हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम 13, ठीक है, टोटल स्कोर 13 होता है। अगर 13 में से 0 से 5 के बीच में स्कोर आ रहा है तो वो अनफेवरेबल है, ऐसे में इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना। वहीं पे अगर 6 to 13 आ रहा है मतलब कि हम फेवरेबिलिटी है, मतलब कि ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा स्कोर 0 से लेकर 3 के बीच में रहता है, जिसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल डायलेशन की। सर्वाइकल डायलेशन में क्या देखते हैं कि सर्विक्स क्लोज है तो ऐसे में 0 स्कोर देंगे, सर्विक्स 1 to 2 सेंटीमीटर ओपन है तो ऐसे में 1 स्कोर, 3 to 4 सेंटीमीटर ओपन है तो 2 स्कोर, अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन है तो हम लोग 3 स्कोर देते हैं। वहीं पे सर्वाइकल इफेसमेंट या फिर सर्वाइकल लेंथ देखते हैं, जो कि अगर 3 है तो 0 देते हैं, 2 है तो 1 देते हैं, 1 है तो ऐसे में 2 देते हैं स्कोर, और 0 रहता है तो ऐसे में 3 देते हैं स्कोर। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी देखते हैं, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी देखते हैं। अगर सर्विक्स फॉर्म है तो ऐसे में हमारा स्कोर 0 हो जाता है, सर्विक्स मीडियम है तो ऐसे में सर्विक्स की कंसिस्टेंसी जो है मीडियम है तो ऐसे में हमारा स्कोर 1 होगा, और वहाँ पे सर्विक्स की कंसिस्टेंसी एकदम नॉर्मल है, 0 के आसपास है, तो वहाँ पे हमारा जो स्कोर होगा वो 3 हो जाएगा। सर्विक्स के पोजीशन की बात करें तो पोस्टीरियर पोजीशन में है, मिडलाइन पोजीशन में या फिर एंटीरियर पोजीशन में है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा स्कोर 3 हो जाता है। वहीं पे हमारा फिटल हेड का स्टेशन देखते हैं, अगर -3 पे है तो हमारा स्कोर 0 रहेगा, -2 पे है तो हमारा स्कोर 1 रहेगा, 1 या फिर 0 पे है तो हमारा स्कोर 2 हो जाएगा, वहीं पे +1 और +2 पे रहेगा तो हमारा स्कोर 3 हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल हमारा जो स्कोर मिलेगा, टोटल स्कोर 13 में से हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हमारे फेवरेबिलिटी है कि नहीं। अगर फेवरेबल स्कोर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। इसके बाद कौन कौन से मेथड्स हैं इंडक्शन ऑफ लेबर, यहाँ तक हम लोग ने देखे कि फेवरेबिलिटी है कि नहीं, इंडिकेशन है कि नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। अब कैसे इंड्यूस करेंगे, तो बेसिकली इसके 3 मेथड्स होते हैं, मेडिकल इंडक्शन हो सकता है, सर्जिकल इंडक्शन हो सकता है, या फिर दोनों का कंबाइंड। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट जो मेथड्स है उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में हम लोग कौन सा इंडिकेशन मेथड्स यूज़ करना चाहिए। अगर मान के चलो मेडिकल इंडिकेशंस की बात करें, किस टाइम पे या कभी हमें मेडिसिन है उनका यूज़ करना है, तो बेसिकली इंट्रायूट्राइन फेटल डेथ की कंडीशन हो, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पे मेडिकल इंडक्शन करते हैं। ठीक है, वहीं पे सर्जिकल इंडिकेशंस की बात करते हैं तो अब्रेप्टो प्लासेंटा जैसी कंडीशन हो, या फिर क्रोनिक हाइड्रोमनियोस की कंडीशन हो, या फिर सेवियर प्री क्लेम्सिया इक्लेम्सिया की कंडीशन हो, कम्बिनेशन विथ मेडिकल इंडिकेशन। ठीक है,
हम लोग जो मेडिकल इंडिकेशन है उसके साथ साथ सर्जिकल इंडिकेशन भी देखते हैं। और टू प्लेस द स्काल्प इलेक्ट्रोड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग सर्जिकल मेथड का फॉलो करते हैं। वहीं पे कंबाइंड इंडिकेशन मतलब क्या कि जो डिलीवरी का टाइम पीरियड है टू शॉर्टन द इंडक्शन, डिलीवरी इंटरवल जो है उसको छोटा करने के लिए, उसका टाइम पीरियड कम करने के लिए हम लोग दोनों करते हैं, दैट इज सर्जिकल मेथड एंड मेडिकल मेथड, दोनों को कंबाइन करते हैं। तो मेडिकल मेथड्स फॉलोड बाय द सर्जिकल और सर्जिकल मेथड फॉलोड बाय द मेडिकल, दोनों तरह से हमारा देखने को मिल सकता है। तो हमारा मेथड्स ऑफ इंडक्शन में 3 मेथड्स आते हैं, मेडिकल इंडक्शन कर सकते हैं, सर्जिकल इंडक्शन कर सकते हैं या फिर कंबाइंड। उसके इंडिकेशन देख लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंडक्शन के। मेडिकल इंडक्शन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें PG1, PG2, PG2 अल्फा, ये सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फिर ऑक्सीटोसिन का यूज़ कर सकते हैं, माइप्रिस्टोन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग ने अभी ऊपर देखा सर्वाइकल जो राइपनिंग है उसके केस में भी हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद सर्जिकल इंडिकेशन की बात करते हैं। सर्जिकल इंडिकेशन में हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसमें लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन, जो कि हम लोग, मैंने अभी बताया कि स्ट्रिपिंग में क्या करते हैं, मिड नर्स जो होती है, मिडवाइफ्स जो होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने फिंगर को इंसर्ट करके सेपरेट करती है एमनियोटिक सैक को फ्रॉम द लोअर यूट्राइन वॉल। यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं आर्टिफिशियल रप्चर से। तो लोअरिंग द ब्लड प्रेशर इन द प्री इक्लेम्सिया एंड द इक्लेम्सिया, अगर हम लोग आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, उसमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो लोअर हो जाता है। रिलीफ ऑफ द मैटरनल डिस्ट्रेस इन हाइड्रोमनियस, अगर पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन है तो मैटरनल जो डिस्ट्रेस रहता है, कार्डियोपल्मोनरी जो एम्बैरेसमेंट रहता है वो कम हो जाता है, उससे रिलीफ मिलता है। फिर कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग इन APH, जो एंटीपार्टम हिमरोज होता है उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। और रिलीफ ऑफ टेंशन इन द अब्रेप्टो प्लासेंटा एट द इनिशिएशन ऑफ द लेबर, इनिशिएशन ऑफ लेबर की वजह से जो अब्रेप्टो प्लासेंटा में टेंशन फील्ड होता है वो रिलीव हो जाता है। हजार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये तो फायदे देख लिए। अब हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, तो चांसेस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है इन केस ऑफ द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में। एक्सीडेंटल इंजरी ऑफ द प्लासेंटा हो सकता है, सर्विक्स हो सकता है, या फिर यूट्रस या फिर किसी फिटल पार्ट को वहाँ पे इंजरी हो सकता है बाई जब हम लोग यूज़ कर रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट का। तो उसके बाद एमनियोनाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ द या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द हमारा एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, या फिर लिकर अमनियाई एम्बोलिज्म की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया। अगर उसके बारे में जानना है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो। इसके बाद लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम लोग देखते हैं। द मेम्ब्रेन्स बेलो द प्रेजेंटिंग पार्ट ओवरलाइंग द इंटरनल OS या फिर इंटरनल लॉस आर रप्चर टू ड्रेन सम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। लो रप्चर मेम्ब्रेन क्या होता है बेसिकली कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके नीचे वाले मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं ताकि वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड लीक आउट कर सकें। इन द प्रेजेंस ऑफ द फोर वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, वहीं पर दूसरा क्या है हमारे पास, स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। स्ट्रिपिंग मतलब क्या, डिजिटल सेपरेशन ऑफ द कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द वॉल ऑफ द सर्विक्स एंड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, दैट इज स्वीपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इज डन प्रायर टू ARM। जैसा मैंने बताया कि उसमें क्या करते हैं, जो हमारा सर्विक्स होता है उसको स्वीप करते हैं इन द राउंड ताकि वहाँ पे एमनियोटिक सैक को सेपरेट किया जा सके फ्रॉम द लोअर यूट्राइन वॉल। ये सिंपल होता है, सेफ होता है, बेनिफिशियल होता है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। और इसको कब करते हैं, जस्ट बिफोर द दैट इज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा किसके बारे में, मेडिकल मेथड्स और सर्जिकल मेथड। इसके बाद हम कंबाइंड मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो कंबाइंड मेथड ऑफ इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन बाय रिड्यूसिंग द इंडक्शन डिलीवरी इंटरवल। ये क्या करता है, इंडक्शन डिलीवरी इंटरवल मतलब कि जो टाइम पीरियड लगने वाला है पूरा डिलीवरी में, इंडक्शन करने से लेकर डिलीवरी के बीच में, उसको ये क्या करता है, कम करता है। कंबाइंड मेथड्स आर मोर इफेक्टिव देन एनी सिंगल प्रोसेस। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंडक्शन कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीटोसिन ड्रिप दे रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। वहीं पे हम लोग साथ में आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी करेंगे तो इससे क्या होगा, जल्दी हमारा क्या हो जाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर हो जाता है, साथ ही साथ डिलीवरी भी ईजिली हो जाती है। और ये क्या करता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को मिनिमाइज करता है, साथ ही साथ जो पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको कम कर देता है। तो ये सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू द कंबाइंड मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द इंडक्शन ऑफ लेबर एंड द ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू इंडक्शन एंड द ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोज में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोज़ रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।